चलिए, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आओ शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करें। प्यारे बच्चों, धीरे धीरे आपका ध्यान चाहिए। एसी के लिए बोल दिया है, कुछ देर में टेम्परेचर आ जाएगा, नहीं आएगा तो मान लेना यही ठंडी है, ठीक है। प्यारे बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में धीरे धीरे अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन गैल्वेनिक सेल की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको इस काबिल बना दिया था कि आप समझ पाए एसआरपी और एसओपी के बेसिस पे कैसे रिडक्शन ऑक्सीडेशन का निर्धारण होता है। और एक चीज अभी तक जो सबसे जरूरी है, जो आपको समझ में आनी चाहिए, वो ये कि जिनका एसआरपी ज्यादा है उनका रिडक्शन, और जिनका एसआरपी कम है उनका ऑक्सीडेशन। और यही एनोड कैथोड का निर्धारण का एक तरीका होगा, डिसीजन का एक तरीका होगा। जिनका एसआरपी ज्यादा होगा वो कैथोड माने जाएंगे, और जिनका एसआरपी कम होगा वो एनोड जाएंगे। बच्चों, हम लोग एक फिल्म देख रहे थे और आज उस फिल्म को खत्म करने का समय है। आप उसे फिल्म मत मानना, उसमें एक एक पहलू पे सवाल है, इसलिए उसे मैं फिल्म बोलता हूं ताकि आप पहले समझो, उसे दिमाग में एज ए इमेज, एज ए विजुअल के रूप में सेव करिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो, फिल्म कुछ ऐसी चल रही थी जहां तक हम पहुंच चुके थे। एक कंटेनर था, डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनाया था ना अभी। एक कंटेनर था, और शायद आपको याद हो, ये जो पहला कंटेनर था इसमें हमने भरा था जिंक सल्फेट, याद है। और जिंक सल्फेट में हमने जिंक की रॉड को डिप किया था। और एक दूसरा कंटेनर था जिसमें हमने भरा था कॉपर सल्फेट, और इसमें कॉपर की रॉड को डिप किया था। इतना सबको याद है? प्यारे बच्चों, जिंक की रॉड को जब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोया जाता है, तो मैंने आपसे कहा था कि जिंक का ऑक्सीडेशन होने लगता है। आज अपने कंसेप्ट का इस्तेमाल करके मुझे क्या आप बता सकते हैं कि जिंक ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जिंक का जो एसआरपी है वो निगेटिव है, यानी उसकी सेल्फ टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। आज ये किसी के साथ कनेक्शन में नहीं है। एट द सेम टाइम जब हम यहाँ पे कॉपर की रॉड को डिप करते हैं, तो आपने देखा था कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन के कॉपर आयन है, जो सॉल्यूशन के कॉपर आयन है, उनका रिडक्शन होता है। वो मेटल के पास जाते हैं, उससे फ्री इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और प्यारे बच्चों यहाँ पे कन्वर्जन होता है कॉपर में। बोलो हाँ या ना? क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका रिडक्शन क्यों होता है अपने आप? क्योंकि इसका एसआरपी पॉजिटिव है। किसी का एसआरपी पॉजिटिव होना यानी सेल्फ टेंडेंसी है रिड्यूस होने की। किसी का एसओपी पॉजिटिव होना यानी सेल्फ टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। समझ पा रहे हैं क्या? हर किसी की अपनी सेल्फ टेंडेंसी भी होती है, नंबर वन। और जब कनेक्शन में आता है तो अब वो कंपैरिजन के बेसिस पे होता है, नंबर टू। इज दिस क्लियर? आज शायद ये जो जिंक की रॉड है इस पे नेगेटिव चार्ज आया था, और शायद मैंने ऐसा बोला था कि यहां से 10 जिंक 2+ में कन्वर्ट हुए तो कुल 20 इलेक्ट्रॉन आए हैं। हम एक नंबर इमेजिन करके चल रहे थे। यहां पे हमने जिंक सल्फेट माना था 100। सबको याद है? ये नंबर जरूरी है, पूरे आखिर तक मैं नहीं नंबर से हर कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए ठीक है। यहाँ कितने जिंक सल्फेट थे? 100। कितने जिंक का कन्वर्जन हुआ था? 10 का। अब बताओ सॉल्यूशन में कितने जिंक आयन हो चुके हैं? 110। एग्री बच्चों? अंदर 110 जिंक आयन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। बोलो हाँ या ना? यहाँ तक आपने मूवी देखी थी, यस और नो? लेकिन मूवी अभी खत्म नहीं है। मूवी को आपने फिर से स्टार्ट किया, यहाँ तक सेटअप हो गया था, यहाँ तक आपको सवालों का जवाब मिल चुका है। कुछ ही देर के बाद क्या होता है, एक वायर आता है और इन दोनों को कनेक्ट करता है, और इन दोनों को कनेक्ट करता है, और बीच में आके यहाँ पे बल्ब लग जाता है। क्या लगता है? जो इतिहास के पहली खोज थी उसमें वहां बल्ब नहीं था, वहां उन्होंने लगाया था एक गैल्वेनोमीटर। क्या लगाया था? लेकिन आपको फील कराने के लिए मुझे लाइट की इंटेंसिटी समझानी है। फील कराने के लिए मैं बल्ब लगा रहा हूं, लेकिन उन्होंने पहली बार क्या लगाया था? गैल्वेनोमीटर। जब यहाँ पे एक बल्ब लगाया जाता है और दोनों को जोड़ के यहाँ पे जैसे स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करते ही ये बल्ब पहली बार जलता है। ये बल्ब पहली बार, लेकिन एक सेकंड या मैं कहूं कुछ क्षण के लिए जल के तुरंत बंद हो जाता है। हमने अपने आप से पूछा आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने के पीछे का कारण हम सबको समझ में आता है सर, क्योंकि यहाँ पे पहली बार में अपने से 20 इलेक्ट्रॉन आए थे, और जैसे वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं बिकॉज ऑफ द इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, वो पहली दफा जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो यहाँ पे करंट का फ्लो होता है, और यही कारण है कि बल्ब पहली बार ग्लो करता है। लेकिन एक बात तो समझ में आई, अगर बल्ब को जलाना है तो करंट को फ्लो कराना है। अगर बल्ब को जलाना है तो करंट को फ्लो कराना है। क्या यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे? क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे? अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं तो बताओ करंट कैसे मूव करेगा? ऐसे।
यानी करंट की डायरेक्शन, इस वायर वाली जो वायर है इसको हम लोग बोल रहे हैं आउटर सर्किट। क्या बोल रहे हैं? ये जो आउटर सर्किट आपको नजर आ रही है, क्या उसमें करंट की डायरेक्शन यहां से यहां है? एक मिनट, मुझे बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? और शायद मैंने आपसे कहा था जहां पर जिसका होता ऑक्सीडेशन वही होता है एनोड। क्या प्यारे बच्चों इसे एनोड कहना सही होगा? क्या ये हमारा एनोड है? बोलो हाँ या ना। और यहाँ पर रिडक्शन हुआ तो इसे हम क्या मानेंगे? कैथोड। याद रखिएगा, निगेटिव पॉजिटिव से एनोड कैथोड का निर्धारण नहीं है। एनोड कैथोड की मात्र एक परिभाषा, जहां पर जिसका ऑक्सीडेशन, जहां पर जिसका रिडक्शन। इज दिस क्लियर? आज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो करंट आया। अब इतना समझ में आया कि अगर करंट को फ्लो होना है तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पीछे का रीजन क्या है? जिंक ऑक्सीडेशन। लेकिन जिंक का ऑक्सीडेशन थम सा चुका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आके इकट्ठा हो गया है। बोलो हाँ या ना। 110 जिंक प्लस 2 और आने वाले जिंक को करते हैं रिपेल, और इस रिपल्शन के कारण जिंक से जिंक 2 प्लस बनता। हमने मन ही मन सोचा काश कुछ ऐसा होता, काश कुछ किसी ने इस इकट्ठा हुए जिंक को हटाया होता, तो जैसे ही जिंक की कंसंट्रेशन घटी होती, एज पर ली चैडलियर प्रिंसिपल रिएक्शन आगे गया होता, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ होता। भूल जाओ, इतना समझो, अगर जिंक किसी ने हटाया होता तो जो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुए थे वो कम हुए होते, और अगर पॉजिटिव चार्ज कम हुए होते तो शायद जिंक फिर से जिंक 2 प्लस बनना चाहता, क्योंकि उसकी सेल्फ टेंडेंसी है हाँ या ना। यस और नो? तो मूवी चल रही थी, अचानक से आपने फिर से मूवी को रिज्यूम किया, तो मूवी में कुछ देर में बल्ब जला, जल के बुझ गया। अचानक से कुछ इस प्रकार से एक सेटअप उड़ता हुआ आता है और आके यहाँ पे फिट हो जाता है। और जैसी ये सेटअप आके यहाँ पे फिट होता है, कुछ एक सेकंड बीते थे कि बल्ब धीरे धीरे करके जलता है। धीरे धीरे करके इसकी चमक बढ़ती जाती है। बल्ब अपनी मैक्सिमम चमक पे चमक रहा होता है। बल्ब अपनी मैक्सिमम चमक पे, पूरी स्क्रीन इतनी ज्यादा चमक की धुंधली हो जाए, आप देख नहीं पा रहे थे भाई साहब। इतनी चमक थी स्क्रीन में, बढ़िया से 1-2 सेकंड तक चमकता रहा, बल्ब चमकता रहा। धीरे धीरे उसकी चमक फिर घटने लगती है। धीरे धीरे बल्ब की चमक घटने लगती है, और अचानक से कुछ देर हुआ होता है कि बल्ब फिर से बुझ जाता है। आपको लगा बल्ब जला, जल के बुझा, कुछ उड़ता हुआ आया, आके फिट हुआ, फिर बल्ब धीरे धीरे जलने लगा, फिर जल के बुझा। आपको लगा फिर से जलने वाला होगा, आपने टच किया तो लिखा था मूवी खत्म हो चुकी है। लास्ट में दिखाया था डायरेक्टेड बाई। बस अब आपके मन में ढेर सारे सवाल चल रहे हैं, तो भाई साहब बल्ब जला, जल के बुझा, समझ में आता है। धीरे धीरे करके रोशनी बढ़ी, अपनी मैक्सिमम चमक पे चमकता रहा। धीरे धीरे करके उसकी रोशनी कम होते होते फिर से बुझ क्यों गया, और दोबारा जला क्यों नहीं? अरे हाँ या ना? और इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हुए जो आपके सामने बना है प्यारे बच्चों, इसमें जो बीच में सेटअप लगा है इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। क्या नाम है? ये इतिहास के पन्नों में दर्ज वो पहली खोज है जब इंसान ने पहली बार किसी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाया था। हेलो, कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, गैल्वेनिक सेल। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को हम लोग, मैं यहां लिख देता हूं, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को हम लोग वोल्टेक सेल भी कहते हैं। तो अगर कभी गैल्वेनिक सेल बोले या वोल्टेक सेल बोले, बात बराबर है। और इसका एक छोटा सा हिस्सा हम लोग पढ़ रहे हैं, जो सेटअप आप सबके सामने बना है, इसका नाम है डैनियल सेल। ये जो सेटअप आपके सामने बना है, ये पहला सेटअप था जब लोगों ने केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया। चलेगा? अगर कभी डैनियल सेल बोला जाए तो इलेक्ट्रोड मात्र जिंक और कॉपर होगा। अगर कभी डैनियल सेल बोला जाए, इलेक्ट्रोड मात्र जिंक और, लेकिन अगर गैल्वेनिक सेल बोले तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ एनोड, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ कैथोड। इज दिस क्लियर? लिखवाता हूं, लिख लीजिएगा डैनियल सेल। एक बार बस डायग्राम बना लो, एक बार बस, छोटा सा ही सही बना लीजिए। जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक रॉड, कॉपर रॉड। जिंक पे चार्ज है नेगेटिव, क्यों है? क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन आया। कॉपर पे चार्ज है पॉजिटिव। हम इस पूरे सेटअप को बोल रहे हैं डैनियल सेल। इसको अगर दो हिस्सों में डिवाइड करें तो इसको हम लोग बोलेंगे LHS और इसको बोलेंगे RHS।
लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। मतलब आप ऐसे समझें, इस सेल को दो हिस्सों में तोड़ दिया। अगले आधे घंटे थोड़ा थ्योरी है ना, उसके बाद फिर से कंसेप्ट है। इस सेल को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक तरफ है एक हाफ सेल, तो दूसरी तरफ है दूसरा हाफ सेल। हेलो, एक कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, पूछ लो क्या? इसको हमने बोला ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो इसको क्या बोले? बहुत टैलेंटेड है। हाफ सेल प्लस हाफ सेल विल गिव फुल सेल, नहीं सेल बोलना है, ठीक है? देखो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और यहां लिख लीजिएगा रिडक्शन हाफ सेल। जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है यही कहलाता है एनोडिक हाफ सेल, और उधर के हिस्से को जो राइट हैंड साइड में है इसे हम लोग कैथोडिक हाफ सेल भी कहते हैं। अब इसमें, इस पूरे सेटअप में दो चीजें आपको समझनी है। एक आउटर सर्किट है, और इसको सॉल्ट ब्रिज वाले हिस्से को हम लोग बोल रहे हैं इंटरनल सर्किट। आउटर सर्किट, इंटरनल सर्किट। मन में एक सवाल आना चाहिए, सर ये जो बीच में सॉल्ट ब्रिज आपने लगाया, आखिर इसमें भरा क्या है, क्या इसकी वर्किंग है, ये काम कैसे करता है, एंड सो ऑन। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत कम लिखा है सॉल्ट ब्रिज के बारे में, और नीट में पिछले कई सालों से सवाल भी नहीं आया है। हेलो, लेकिन जेई में आया है, मेंस में। समझ पा रहे हैं क्या? किसी साल भी आ सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आ रहा तो नहीं आएगा। नहीं आया तो बच गए। कहां हमें पता होता है एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, फिर तो मजा ही आता नहीं। बस बस, और जल्दी लिखते चले ताकि हम जल्दी इसको खत्म कर पाए। तो प्यारे बच्चों, हम सबके सामने लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। इसके बाद एक कॉमन पॉइंट मैं आपसे पूछता हूं, क्या आउटर सर्किट आपको नजर आ रहा है? जो पूछो बताना, आउटर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परफेक्ट। अगर इंटरनल सर्किट, इसको बोल रहा हूं मैं इंटरनल सर्किट, आ जाओ सब लोग। अगर इंटरनल सर्किट ना होता तो शायद सर्किट भी कंप्लीट ना होता। मतलब अगर आउटर सर्किट में करंट है तो आई एम डैम श्योर इंटरनल सर्किट में भी तो करंट होगा ही। अरे हाँ या ना? एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, बताओ आउटर सर्किट में करंट की डायरेक्शन कहां से कहां है? नहीं सुनाई दिया? कैथोड से। आउटर सर्किट में करंट का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन क्या है? एनोड से कैथोड, और करंट का फ्लो है कैथोड से। चलेगा? लिखते चलना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां लिख रहा हूं मैं, आउटर सर्किट। आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन होगा फ्लो। जब भी गैल्वेनिक सेल बोले तो आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो मानना है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और इसे आप डायग्राम में फील भी कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। आउटर सर्किट तो बच्चों को समझ में आता है, सवाल है इंटरनल सर्किट। अभी मैं आपको समझा के लिखवा देता हूं, कुछ ही देर में जब सॉल्व भी बताऊंगा तो इंटरनल सर्किट को डिटेल में बताता हूं। एक कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, पूरी क्लास से पूछ लूं। नेक्स्ट साइड में आना होगा। चलो, यही सबको दिख रहा है इधर क्या? अच्छा, अभी मैं बैक साइड करता हूं, चलो बोर्ड पे आओ। वो जो आपने अभी गैल्वेनिक सेल बनाया, उसका एक आउटर लाइन डायग्राम, आउटर मैंने कुछ इस प्रकार से बना दिया। बोलो चलेगा नहीं चलेगा? ये हमारा सर्किट हुआ मान लो। अरे मान लो, मान लिया। ये है एनोड और ये है लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड, राइट हैंड साइड में हमेशा। चलेगा? आगे चल के ये कन्वेंशन भी बनता है, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड, राइट हैंड साइड में हमेशा। आओ जरा, एक कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं पूरी क्लास से, मुझे बताओ आउटर सर्किट में करंट बहा है कैसे? ऐसे कि ऐसे? आउटर सर्किट में करंट बहा है तो इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अरे हाँ या ना? अरे यह सोनो,
और यहां जाएगा ऐसे, लौट के आएगा ऐसे। तो आउटर सर्किट में करंट बहा है ऐसे, इंटरनल सर्किट में करंट बहा है। अब थोड़ा एनोड कैथोड बोल के बताओ। NO2, बस कारण अलग है। यहाँ कारण है इलेक्ट्रॉन और यहाँ कारण है आयन, नहीं डिफ्यूजन ऑफ आयन। क्या मतलब है अभी समझाता हूं, पहले लिख लो, समझाता हूं। आउटर सर्किट के बाद यहां लिख लेना इंटरनल सर्किट। हाँ, जहां भी आपके कॉपी में जगह हो। इंटरनल सर्किट, जब भी इंटरनल सर्किट बोले आपको समझ जाना है सॉल्ट ब्रिज वाले पाथ में, ठीक है। और इंटरनल सर्किट में लिख लेना करंट इज बिकॉज ऑफ, करंट इज बिकॉज ऑफ, बोल रहा हूं मैं, करंट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयंस। कैसे होता है अभी समझाता हूं। करंट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयंस, करंट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयंस। और जरा मुझे करंट की डायरेक्शन आप बता दें कैसे होगा। NO2, तो नेक्स्ट पॉइंट उसमें लिख लेना, उसमें लिख लेना करंट NO2 कैथोड। अगर आपको याद हो जाए तो ठीक, वरना एक छोटा सा कहीं ट्रिक लिख लीजिएगा। ऐसा क्यों होता है अभी समझाता हूं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको शॉर्ट ब्रिज समझना पड़ेगा। शॉर्ट ब्रिज आखिर है क्या, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, लोगों ने क्यों सोचा। कुछ समझ में आए ना आए, इतना तो हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। सब लोग बोर्ड पे आइए जरा। आज क्या यहाँ पे खूब सारे जिंक 2+ इकट्ठा हो गए थे? आज क्या यहाँ पे खूब सारे सल्फेट आयन इकट्ठा हो गए थे? बोलो ना बच्चों। इसका ऑक्सीडेशन थम सा क्यों गया था? इसका ऑक्सीडेशन थम सा क्यों गया था? क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम आ गया था। इक्विलिब्रियम क्यों आ गया था? क्योंकि यहाँ पे जिंक 2+ बहुत ज्यादा हो गया था। तो जिंक 2+ ज्यादा हो गया था तो क्या दिक्कत हुई? सर रिपल्शन करने लगा। रिपल्शन करने लगा तो क्या हुआ? सर जिंक से जिंक 2+ बनना चाहता था, लेकिन सॉल्यूशन से इतना रिपल्शन होता था कि बनी नहीं। अरे बोलो ना, दिक्कत कौन दे रहा है? सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड जिंक 2+, एक्यूमुलेटेड इकट्ठा। समस्या कौन दे रहा है? सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड। अरे हाँ या ना, समस्या कौन दे रहा है? सॉल्यूशन में, इधर इधर इधर, सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड सल्फेट आयन। अरे तो अगर जिंक 2+ हट जाए तो कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाए। अगर सल्फेट आयन, तो कार्यक्रम हटाए तो हटाए कैसे? सर आयन को तो आयन ही हटाएगा, आयन को तो आयन ही। या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, खींचो, खींच लो, या तो आपको इलेक्ट्रोलाइट मिला दो। अरे हाँ या ना। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इलेक्ट्रोलाइट एक नाम सुना है क्या आपने? इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन और इन, यानी इलेक्ट्रोलाइट तभी इलेक्ट्रोलाइट है जब या तो मोल्टेन हो या तो। अरे हाँ या ना। लोगों ने क्या सोचा, यार यहाँ पे जिंक 2+ है और यहाँ पे सल्फेट आयन है, ऐसा करते हैं अंदर को इलेक्ट्रोलाइट में भर देते हैं। क्या भरते हैं? क्या भर दे? लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को भरना है तो दो ही तरीके हैं, या तो आप भरोगे मोल्टेन या तो भरोगे एक्वस। चलो पहले मोल्टेन भर दो। भर दिया मोल्टेन? भर दिया? भर दो, कोई घर में नमक है? भर दो नमक पिघला के। पिघला दिया। अब आपने बैटरी बनाई तो लोग खरीदने आए, बोले भैया खरीद लो पर छूना नहीं। यार मोल्टेन NaCl है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है कि नहीं है? तवे में रख के नमक को पिघला सकते हो? कुछ कुछ एनी एक्सपर्ट कमेंट? नमक को पिघलाना है, पिघलाना है, समझ पा रहे क्या? तवे में रख के नमक पिघल जाएगा क्या? यानी अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टेन फॉर्म में लेना है, इट्स नॉट एन इजी टास्क। आपको बहुत हाई टेम्परेचर करना होगा। बोलो हाँ या ना। वो फीजिबल नहीं हुआ। यस और नो? यस और नो? लोगों ने नया दिमाग लगाया, बोले ऐसा करते हो कूलर वाली पाइप ले आओ। कूलर वाली पाइप, समझे नहीं समझे? कूलर देखा आपने? उसमें पाइप होती, देखा है? वो जो पाइप होती है, अब लोगों ने क्या किया, नमक लिया, नमक को पानी मिलाया, नमक को, तो वो सॉल्यूशन बन गया। हाँ या ना? अब वो जो सॉल्यूशन को पाइप में भर दिया। हेलो, तो जो पाइप है उसके अंदर नमक एक सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन है मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब अपने फ्री आयन के फॉर्म में है। और वो पाइप ऐसे यहाँ पे फिट कर दिया। कर दिया क्या? तो पता चला सारा सॉल्यूशन बह गया। यार ये बड़ी समस्या, मोल्टेन लेंगे तो छू नहीं पाएंगे, पानी लेंगे तो बह जाएगा। लोगों को उस समय नया समझ में आया। उस समय एक नया सब्सटेंस आया, उसका नाम था अगार। अगार सुना है क्या? जेलेटिन सुना है? उसकी खासियत क्या है? रुको। दे प्रोवाइड अ मीडियम वेयर फ्री आयंस कैन मूव।
where free ions can। तो लोगों ने क्या किया, उसे जैसे NaCl था, NaCl को उन्होंने अब अगार अगार में मिलाया। किसमें मिलाया? पर्पस क्या था कि वो अपने फ्री आयन में वहां भी आता था, एंड द बेस्ट पार्ट इज वो आज उसके अंदर मूव भी कर सकता था। हाँ ठीक है, शायद मोबिलिटी वैसी ना हो जैसे पानी में थी, शायद मोबिलिटी वैसी ना हो जैसी, लेकिन वहां पे भी मूव कर सकता था, लेकिन ना बहता था ना पिघला था, शायद उसे यूज करना आसान था। बोलो हाँ या ना। तो अगर कोई मुझसे पूछे सर सॉल्ट ब्रिज में क्या भरा है, तो मैं कहूंगा मसाला भरा है, इलेक्ट्रोलाइट भरा है, लेकिन किसके साथ भरा है? अगार अगार के साथ। इज दिस क्लियर? आओ बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज की। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट सॉल्ट ब्रिज, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट सॉल्ट ब्रिज। मैं आपको सॉल्ट ब्रिज 3 हिस्सों में बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, फिर बताऊंगा सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या कंपोनेंट है, उसमें क्या क्या भरा है, और फिर अपन बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस पे। एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, और इसे भी डिस्कस कर ले। इसी में जेईई मेंस में सवाल था, हालांकि नीट में सवाल नहीं आया है पिछले कई सालों में सॉल्ट ब्रिज पर कभी बन सकता है। तो आओ बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज क्या है। सबसे पहले अगर कोई मुझसे पूछे सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो बहुत सरल भाषा में कहूं, एक डिवाइस, एक सेटअप है, एक अरेंजमेंट है। ब्रिज, ब्रिज मतलब जोड़ना, हाँ या ना। तो इट्स अ डिवाइस। ये कैसा लग रहा है? उल्टे यूके जैसा लग रहा है क्या? तो ऐसा किताबें लिखती हैं, इट इज एन इन्वर्टेड यूट्यूब। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, यूके जैसा। हेलो, कॉपी लिखा फर्स्ट पॉइंट सॉल्ट ब्रिज, इट इज एन इन्वर्टेड यूट्यूब। ये देखो मैंने लिख दिया इन्वर्टेड यूट्यूब, इन्वर्टेड यूट्यूब पूरा ये लिखा, पूरा सब इन्वर्टेड यूट्यूब। बस यहां क्या लिखा है? इन्वर्टेड यूट्यूब। अरे ये लिखा है ना, समझ पा रहे क्या? इट इज एन इन्वर्टेड यूट्यूब filled with filled with filled with inert electrolyte, filled with inert electrolyte and mixed with अगार अगार। उसे हमने अगार अगार के साथ मिलाया। अब एक सवाल आता है, सर अगार अगार का पर्पस तो समझ में आता है, व्हाई दिस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट? ये क्या होता है, क्या कंडीशन है, कैसे यूज करें, हाँ या ना? आओ समझते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को। अलग से पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट तो होना चाहिए, मगर एक शर्त है वो इनर्ट होना। सर कैसा इनर्ट, किससे, क्या? आओ समझते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। एक लाइन लिखना, these are those electrolyte, these are those electrolyte, these are those electrolyte which will not participate, which will not participate in any cell reaction, which will not participate in any cell reaction। मैंने क्या बोला, और समझते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो किसी भी सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। कहने का तात्पर्य क्या है, आओ समझते हैं। प्यारे बच्चों, यहां क्या भरा है? जिंक सल्फेट। और यहां क्या भरा है? बोलो हाँ या ना। तो मुझे कुछ ऐसा मिलाना है, मुझे कुछ जो ना तो इसको डिस्टर्ब करे ना तो। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो यहां पे Ag प्लस होता, मान लो क्या होता, क्या होता? तो मैं अंदर एक भी इलेक्ट्रोलाइट ऐसा नहीं मिला सकता था जिसके अंदर Cl आयन होता, क्योंकि अगर यहां Ag प्लस होता, अगर यहां, तो Cl माइनस बह के आया होता, और क्या AgCl का पीपीटी बना होता। यानी आपने सेल के कंपोनेंट को बदलना शुरू किया, जो कि अलाउड। तो अगर अगर Ag प्लस होता, Ag प्लस, तो एक भी इलेक्ट्रोलाइट हम ऐसा नहीं ले सकते थे जिसमें Cl होता। मतलब अगर लेट्स इमेजिन KCl, लेट्स इमेजिन अगर यहाँ Ag प्लस होता, अगर यहाँ, अभी Ag प्लस है कि नहीं है? अभी कौन है, अभी कौन है? अगर होता Ag प्लस, मैं सिचुएशन बोल रहा हूं, अगर होता तो क्या मैं यहाँ पे KCl भर सकता था? सर उस समय वो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है? दुनिया में ऐसे न जाने कितने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, मैं केवल डैनियल सेल के इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लिख रहा हूं। किसका, किसका? वो यूनिवर्सल है कोई जरूरी? तो लिखना, फॉर एग्जांपल KCl, KNO3, NH4NO3 एंड सो ऑन। अब सर आप यही 3 क्यों लिख रहे हो? 3 ही लिखे मिलते हैं। सर और भी हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। सर हमें कैसे पता है? बताता हूं।
अभी आपके सामने कितने लिखे? 3, KCl, KNO3, NH4NO3, हाँ या ना? ये तीनों क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये इस सेल रिएक्शन में कुछ भी डिस्टर्ब करने वाले। लेट्स इमेजिन हमने यहाँ पे KCl भरा, मान लो क्या भरा, कोई एक लेके समझा रहा हूं, ठीक, भर दो KCl, भर दिया। अब बताओ यहाँ पे कौन सा चार्ज इकट्ठा हो रखा है? थोड़ा आपको फील चाहिए यार, कौन सा चार्ज? और यहाँ पर क्या Zn+2 Cl- को अपोजिट अट्रैक्शन होगा? तो सारा का सारा Cl- इधर आएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? और सारा का सारा K+, डन। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा चार्ज है? Zn+2। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ रुई जैसा सेटअप लगा देते हैं। जब Cl- आया तो क्या Zn2+ उसके पास जाएगा? और यहाँ पे जिंक और Cl का अपोजिट अट्रैक्शन तो रहेगा, लेकिन ZnCl2 भी बना। अरे हाँ या ना? वहां पे बस अट्रैक्शन, मतलब उसने उसको खींच लिया, इधर आओ, ताकि वहां पे ऑक्सीडेशन फिर से होने लगे। चलेगा? चलेगा, मगर एक शर्त है, मगर एक, और शर्त क्या है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट यहां भरोगे, जो भी इलेक्ट्रोलाइट यहां भरो, जैसे आपने ये भरा, तो शर्त है कि कैटायन की और एनायन की, कैटायन की और मोबिलिटी सेम होनी, मोबिलिटी सेम होनी। मतलब दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, बशर्ते वो सेल रिएक्शन पार्टिसिपेट ना करे और मोबिलिटी सेम होनी। लेकिन जरा सेकंड पॉइंट उसी में, एंड आयोनिक मोबिलिटी ऑफ cation and anion must be सेम। दोनों की मोबिलिटी सेम होना चाहिए। तो मन में एक बड़ा लॉजिकल सवाल आता है, सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि दोनों की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए? कोई रीजन है, कोई कारण है, या बस ऐसे ही है? आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं ये पहला बर्तन है जिसमें भरा है जिंक सल्फेट। क्या भरा है? सबका कॉमन सेंस चाहिए प्लीज। इसमें भरा है जिंक, और एक दूसरा बर्तन इसमें भरा है कॉपर। बोलो ना यार, बढ़िया। अब यहाँ पे कौन से आयन इकट्ठे हो रखे हैं? और यहाँ पे ये आपको दिमाग में सेट करना होगा प्लीज, मैं लिख नहीं सकता हर चीज यार। यहाँ पे कौन से आयन है? और यहाँ पे, और आपने बीच में लगाया सॉल्ट बेस। क्या लगाया? चलेगा। अब अंदर कौन सा भर दूं? तीनों में क्या भरूं? केसीएल। और केसीएल लेके समझा देता हूं, समझा दूं क्या? आ जाओ पूरी क्लास। अब बताओ, इधर जिंक 2+ है, किसको खींचेगा? Cl- एनायन है कि कैटायन? Cl- एनायन कैटायन। क्या एनायन बहेगा ऐसे? एनायन बहेगा, एनायन बहेगा तो करंट बहेगा, करंट बहेगा। क्या इंटरनल सर्किट में एनायन के कारण करंट ऐसे फ्लो होगा? आ जाओ जरा, अंदर केवल एनायन है कि कैटायन भी है? कैटायन कैसे मूव करेगा? सल्फेट उसको बुलाएगा, तो क्या कैटायन ऐसे मूव करेगा? यानी जो K+ है, क्या उसका मूवमेंट ऐसा होगा? और अगर K+ का मूवमेंट ऐसा है तो बताओ करंट बहेगा कैसा? करंट एनायन के कारण है कि कैटायन के कारण? बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ आयन। लेकिन दोनों के कारण करंट की डायरेक्शन कैसी है? ऐसे। बोलो ना यार, करंट इधर बह रहा है कि उधर बह रहा है? करंट इधर की उधर? सब साथ में चल रहे हो ना? चाहे सोचो ऐसे, चाहे सोचो ऐसे, करंट बहा है ऐसे तो यहां बहेगा ऐसे। अरे हाँ या ना? लेकिन करंट के कारण अलग है, एंड द कारण इज, द रीजन इज डिफ्यूजन ऑफ। ठीक है। फिर सर ने कहा कि आयनिक मोबिलिटी सेम होनी। अब ऐसा क्यों साहब? आ जाओ जरा। अच्छा बताओ, K+ और Cl- दोनों की मोबिलिटी सेम होनी? पल भर के लिए मान लो दोनों की मोबिलिटी सेम नहीं है, मान लो। क्या माना? लेकिन मैं तो कह रहा हूं मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, फिर आप उल्टा क्यों मान रहे हो? सर उल्टा मान के देख लेते हैं, कुछ दिक्कत आएगी तो कह देंगे ऐसा नहीं करेंगे वैसे ही करेंगे, और दिक्कत नहीं आए तो कह देंगे साहब कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? अरे हाँ या ना? थोड़ा उल्टा मानते हैं, ऐसा होता है ना? जो कहा जाए उल्टा करके देखिए। अरे हाँ या ना? आइए प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं K+ और Cl- में किसकी मोबिलिटी ज्यादा मान ले? आप बोलो। रहन दो, आप मत मानो, ठीक। मान लेते प्यारे बच्चों Cl- की मोबिलिटी ज्यादा, मान लो। अरे मान लो। किसकी मोबिलिटी ज्यादा माना? मतलब कौन तेज तेज भागेगा, कौन धीरे धीरे? चलो आओ। अब यहाँ पे मान लो 100 जिंक 2+ है, मान लो। और यहाँ पे मान लो 100 सल्फेट है। डन। कितने जिंक है? भूल मत जाना है ना कुछ देर बाद। कितने सल्फेट है? जिंक ने किसको बुलाया? मान लो 1 सेकंड में Cl के 100 आयन गए, मान लो 1 सेकंड में।
मान लिया, क्यों गए? मान लिया, कितने आयन गए? किसके? बेटा आप भी मानते रहना, ठीक। अब बताओ इधर कौन गया? K प्लस। K प्लस की मोबिलिटी ज्यादा है कि कम है? तो ये 100 गया, तो इसको 100 मानू कम मानू? मान लो 50 गया, मान लिया। अब सुना ध्यान से, कितने Cl माइनस आए? किसके साथ अटैच होंगे? वो करेंगे न्यूट्रलाइज। क्या करेंगे? 100 Cl माइनस कितने जिंक को बुलाएंगे? अच्छा, थोड़ा थोड़ा कठिन भी सवाल आता है बीच में। अरे जिंक पे +2 चार्ज है, जिंक पे +2 चार्ज है, तो 2 Cl चाहिए एक जिंक के लिए, तो 100 Cl आए तो 50 जिंक। थोड़ा लॉजिक लगाते रहना है ना। मतलब उन्होंने कितने जिंक को न्यूट्रलाइज किया? कितने थे? कितने न्यूट्रलाइज हो गए? कितने बचे? बहुत अच्छी कैलकुलेशन आप इधर आइए। अब यहाँ पे K प्लस आया, कितने K प्लस माने? कम क्यों माने? क्योंकि मोबिलिटी कम मानी है। चेक कर रहे मोबिलिटी अलग होगा तो क्या होगा? अरे ठीक है। अब कितने K प्लस आए? 50। कितने सल्फेट न्यूट्रलाइज करेंगे? 5। पहले कितने थे? कितने न्यूट्रलाइज? कितने बचे? यहाँ पे सल्फेट हो गए 75, 75, और यहाँ पे जिंक हो गए 50। अगर, क्या बोला मैंने? मोबिलिटी सेम ना होता, मोबिलिटी सेम यही होता, मोबिलिटी सेम तो यही होता, और यही होता का मतलब क्या होता? मोबिलिटी अजीब होता, मोबिलिटी सेम नहीं होता तो यही होता, और अगर यही होता तो दोनों में अलग अलग आयन न्यूट्रलाइज होता, यानी दोनों में अंदर ही अंदर एक नया पोटेंशियल जनरेट होता, एक नया पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता। हाँ या ना? एक मिनट सुनिएगा ध्यान से मेरे सपनों को। अगर मोबिलिटी सेम ना होती तो आयन न्यूट्रलाइज इन बोथ हाफ सेल विल बी डिफरेंट, और अगर दोनों हाफ सेल में न्यूट्रलाइज आयन की संख्या अलग है तो चार्ज भी तो अलग अलग होगा, और चार्ज अलग अलग होगा तो पोटेंशियल अलग अलग होगा। अगर ऐसा होता तो इंटरनल सर्किट में, क्या बोला मैंने? उसे बोल रहा हूं आउटर सर्किट से बोल रहा हूं, तो इंटरनल सर्किट में एक नया पोटेंशियल डिफरेंस होता, और अंदर ही अंदर एक नया करंट फ्लो होता, which you don't want. Why? क्योंकि अगर अंदर ही अंदर एक नया करंट होता तो हो सकता है, मैंने क्या वर्ड बोला? आई एम नॉट श्योर, हो सकता है वो मेन करंट को काउंटर करे, वो मेन करंट को कट करे, अपोज करे, जो हम, तो बच्चा कहता है सर आप कह रहे हो सकता है, तो सर हो सकता है ऐड भी तो हो जाए मेन करंट में। सर हम बेच रहे थे 100 वोल्ट का, और घर जाके जलाया तो घर वाला बल्ब भी जल गया 220 वोल्ट का। समझना मेरी बात को, फिर से शुरू से। अगर मोबिलिटी सेम ना होता, समअप करता हूं, अगर मोबिलिटी सेम तो अंदर ही अंदर एक नया पोटेंशियल होता, एक नया करंट जनरेट होता, विच कैन काउंटर द मेन करंट। तो बच्चा कहता है सर आप कह रहे हो विच कैन काउंटर, मतलब उसे काउंटर कर भी सकता, और सर क्या पता ऐड होता मेन करंट में I1 प्लस I2। ये मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो ना? सर क्या पता ऐड होता। मैंने कहा बेटा फिर वही वाली बात है कि आपके दुकान में बैटरी लेने आए, बेच दिया आपने, बोले भैया जलेगा, ठीक देख लेना जले तो ठीक। कौन सा बल्ब जलेगा देख लेना एक बार, जो जल जाए बता देना। समझ पाए मेरी बात को? यू कैन नॉट वर्क ऑन पॉसिबिलिटीज, आप संभावनाओं पे काम नहीं कर सकते, देख लेना क्या चलेगा। नहीं समझ पाए? हम तो ऐसी बैटरी बनाएंगे, कहेंगे 100 वोल्ट तो 100 ही वोल्ट आएगा, कहेंगे 20 वोल्ट तो 20 ही वोल्ट, मनचाही बैटरी बनाना है। हेलो, ऐसा नहीं देख लेना जो हो जलेगा ठीक है। इसी कारण से दोनों की मोबिलिटी सेम होनी, तो लिखिएगा आयनिक मोबिलिटी मस्ट बी सेम, उसमें एक लाइन लिख देना, इफ मोबिलिटी इज नॉट सेम, डायग्राम मत बनाना, इफ मोबिलिटी इज नॉट सेम। डायग्राम इसलिए मना कर रहा हूं, एनसीईआरटी बहुत नहीं लिखा है, इतना फील करो बस बहुत है। इफ मोबिलिटी इज नॉट सेम देन अ न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में पीडी लिखिए, देन अ न्यू पोटेंशियल डिफरेंस will generate, then a new potential difference will generate in internal circuit, a new potential difference will generate in internal circuit, and
it can counter and it can counter main current and it can counter main current. वो मेन करंट को कट कर सकता है, ठीक है। अब एक कॉमन सेंस का सवाल मैं आपसे पूछता हूं, पूछ लूं क्या? आपके सामने जो डैनियल सेल की फोटो बनी है, देखो जरा, उसमें अगर जिंक आयन ना होता, Ag प्लस होता, कौन होता? तो बताओ हमने KCl लिया होता कि नहीं लिया होता? क्योंकि उसमें AgCl का पीपीटी, मतलब यही KCl जो आज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, किसी के लिए इनर्ट। एक सवाल पूछता हूं, दीज थ्री आर द यूनिवर्सल इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ये तब तक है जब तक जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, याद रखना, याद रहेगा। ये दुनिया के हर जगह हो कोई जरूरी तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट इसका बना के, इफ इन एनोडिक हाफ सेल if in anodic half cell, एनोडिक हाफ सेल में आपसे पूछ लेता हूं, इफ इन एनोडिक हाफ सेल, बताओ अगर Ag प्लस होता तो KCl यूज होता कि नहीं होता? Hg2 प्लस होता तो यूज होता नहीं होता? बोलो ना यार। Pb प्लस 2 होता तो यूज होता नहीं होता? पीपीटी का नाम बता दोगे? AgCl, बोतल लाओ ना। AgCl एसी कब का चल रहा है? यहां पे क्या AgCl का पीपीटी बनता? Hg2Cl2 का पीपीटी बनता? PbCl2 का पीपीटी बनता, हाँ या ना? देखो, इफ इन द एनोडिक हाफ सेल आयंस आर, और एक थैलियम भी है, आप सब पढ़ते हो आईयूसी में, इन द हाफ सेल आर Ag प्लस, Hg2 प्लस, Pb2 प्लस, then we cannot use, then we cannot use, हम यूज नहीं कर सकते किसे? KCl को। तो आप समझ गए, अगर कल को कभी सवाल ऐसा पूछना चाहे कि मान लो यहां पे कोई Ag का आयन है, बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनर्ट, तो फिर KCl मत लेना, KNO3 NH कोई भी ले लेना। सवाल समझे नहीं समझे? समझ पाए? लिखो एक सवाल लिखो, इफ इफ लिखो बेटा, if in anodic half cell, if in anodic half cell electrolytic solution, if in anodic half cell electrolytic solution contains Ag plus ion, contains Ag plus ion, then which will be the, then which will be the best selection of inert electrolyte, then which will be the best selection of inert electrolyte? मोर देन वन करेक्ट आंसर पॉसिबल है, क्लास का सवाल है। समझ गए सवाल? हम आपसे पूछा बताओ इसमें कौन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, तो KCl नहीं होने वाला, NaCl नहीं होने वाला, मैं और एक Cl कंपाउंड लिख देता। अरे समझे क्या यार? आंसर विल बी 3 and 4। समझ पाए क्या? नहीं समझ पाए? बेटा समझे कि नहीं समझे? ठीक, ऐसे कैसे मतलब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्टी होंगे, एसिड बेस और कुछ नहीं मिलाना है, सॉल्टी लेके चलना है, वरना कैटायन एनायन की मोबिलिटी अलग हो जाएगी। वो कंडीशन जहां जहां होगा सब ले सकते, चलेगा। आओ कुछ एक कॉमन सेंस का सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। ये जो आपको पूरा का पूरा सेल नजर आ रहा है, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं सॉल्ट ब्रिज ना होता तो क्या होता, तो कहानी शुरू करने के पहले एक सवाल मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट आपको बता दूं जो एनसीईआरटी में लिखा है। एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या मैं बिना सॉल्ट ब्रिज के भी बल्ब जला सकता हूं? है गलत। अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन अलग अलग है, अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, तो बिना सॉल्ट ब्रिज के बल्ब नहीं जला सकते। फिर से सवाल पूछता हूं, क्या मैं बिना सॉल्ट ब्रिज के बल्ब जला सकता हूं? बल्ब जलाया जा सकता है, बशर्ते दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन सेम होना। कैसे अरेंजमेंट होता है सब बताऊंगा, एक पॉइंट लिख लो, 5 स्टार बना के, एनसीईआरटी में लिखा है, लिखिएगा और समझाऊंगा अब आगे। पहले एक पॉइंट लिख लो, बोलू, एनी गैल्वेनिक सेल, एनी गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल बोला मतलब पूरी फैमिली,
एनी गैल्वेनिक सेल विल रिक्वायर सॉल्ट ब्रिज, उसको सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता तभी है, एनी गैल्वेनिक सेल विल रिक्वायर salt bridge if both electrolytic solution if both electrolytic solution are different, अगर दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन अलग अलग हैं तो ही सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता पड़े, बिना सॉल्ट ब्रिज के भी बल्ब जलाया जा। अभी एज अ फैक्ट मान के दिमाग में रख लोगे, जब मैं नस्ट इक्वेशन खत्म की ओर पढ़ूंगा, मतलब जो खत्म होने वाला होगा, वहां आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा कंसंट्रेशन सेल, तो वहां इसको समझाऊंगा। डन? अभी मान लो, चलेगा? क्या मान लिया यार? जो लिखा पढ़ा नहीं क्या आपने? आधे पंखे देख रहे थे, लिख रहे थे, तो कहां से काम चलेगा? अपनी राइटिंग नहीं पढ़ी जा रही क्या? देखो, चेक करो, दवाई कैसे लिखोगे? सर वो तो दूसरों को पढ़ना है ना। कभी कोई पूछने आ गया, सर क्या लिखा था वो बता दो जरा, जिससे पूछो तो बता ही नहीं रहा यार, क्या कर रहे हो यार, गलत बात है। मैंने क्या बोला, समझ पाए? बिना सॉल्ट ब्रिज के भी बल्ब जलाया जा सकता है, लेकिन जब बिना सॉल्ट ब्रिज के बल्ब जलाओगे तो दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में मसाला एक ही होना। अगर अलग अलग मसाला है तो सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता पड़ेगी। एक बात बताओ, क्यों होगा मैं समझाऊंगा आगे। अभी यहाँ पे इस पॉइंट को सेव करना, दिमाग में सेव रहेगा। आओ जरा, अब जो हमारे सामने सेटअप है, यहाँ क्या भरा है? जिंक सल्फेट। और यहाँ क्या भरा है? आज सॉल्यूशन अलग अलग है कि नहीं है? तो ब्रिज बिना काम चलेगा नहीं चलेगा? ब्रिज की आवश्यकता पड़ेगी ही। लेकिन अगर ऐसा होता, यहां भी जिंक सल्फेट होता, यहां भी जिंक सल्फेट होता, तो शायद अब हमें आवश्यकता नहीं थी। वो कैसे बन सकता है बताऊंगा आगे। फिलहाल एक बात बताओ, अगर सॉल्ट ब्रिज ना होता तो क्या सर्किट कंप्लीट होती? बोलो ना। कुछ छोटे छोटे पॉइंट पूछ रहा हूं, मतलब कोई मुझसे कहे सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है, तो सबसे पहला फंक्शन होगा इट कंप्लीट सर्किट। बोलो हाँ या ना। एक दूसरा फंक्शन, यहां पे जो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन था, एक्स्ट्रा, वो किसने खत्म किया? सॉल्ट ब्रिज में से अपोजिट आयन आते हैं, उसे खींच लेते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज को खत्म करता है। बोलो हाँ या ना। अगर सॉल्ट ब्रिज ना होता, अगर सॉल्ट ब्रिज, एक सवाल पूछता हूं, क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होते हैं? क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होते हैं? बोलो ना यार। इसे कुछ लोग, कुछ किताबें कहते हैं कि वो दोनों को खींच के दोनों के अंदर न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। किसको? हेलो, एक सबसे बढ़िया चीज जो मुझे आपको सिखानी थी, कॉपी में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। और इसी पे सवाल था जेई मेन का, 3-4 पॉइंट लिखे थे जहां सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन पूछा था। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, वही जो बात कर रहे थे अपन, इट कंप्लीट द सर्किट, इट कंप्लीट द सर्किट। पॉइंट नंबर 2, it removes it removes extra accumulation, it removes extra accumulation, accumulation मतलब जमना, इकट्ठा होना, राइट? it removes extra accumulation of cation and anion, it removes extra accumulation of cation and, कहां? एनोडिक हाफ सेल में कि कैथोडिक में? इन बोथ हाफ सेल, इन बोथ हाफ सेल। चलेगा? लिखिएगा पॉइंट नंबर 3, इट प्रिवेंट्स, प्रिवेंट्स मतलब आने देता कि नहीं आने देता? इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जो सॉल्ट ब्रिज है वो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को नहीं आने देता। जो सॉल्ट ब्रिज है वो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को, समझ पाए क्या? अब मन में पहला सवाल, सर एलएलजेपी मतलब लिक्विड लिक्विड जंक्शन क्या होता है, क्यों आता है, कैसे आता है? सुनिएगा ध्यान से। पहली बात, लिक्विड लिक्विड जंक्शन, क्या बोला मैंने? जंक्शन यानी जब दोनों मीट करेंगे, हाँ या ना? लिक्विड लिक्विड जंक्शन केवल दो डिफरेंट सॉल्यूशन में बनता है, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन में नहीं बन सकता। इसको पहले समझो।
अगर पानी को पानी मिलाओ तो शायद ऐसा जंक्शन कहीं बनने वाला, लेकिन अगर आपने नीला और पीला सॉल्यूशन मिलाया तो पहली बार जब जहां मिलेंगे वहां पे एक जंक्शन पॉइंट होगा, हाँ या ना? LLJP will arise only in two different solutions. सहमत होगी नहीं? देखो पहले फर्स्ट पॉइंट, LLJP will arise, LLJP will arise in two different solutions, into different solutions. अलग अलग सॉल्यूशन है तो ही LLJP आएगा, नहीं तो आने वाला। अब आ जाओ, कुछ देर पहले एक पॉइंट लिखाया था स्टार बना के, याद है वो? एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, आओ ना सब लोग पूछूं, सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता कब है? जब दोनों सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन एक ही हुआ, अगर सॉल्यूशन, तो सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज किसको प्रिवेंट करता है? यानी सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज तो इसलिए लगाया ताकि LLJP ना आए, ताकि LLJP, तो अगर एक ही सॉल्यूशन है तो उसमें LLJP आएगा नहीं आएगा? तो उसमें LLJP का लफड़ा ही नहीं है। LLJP का लफड़ा तब होगा जब दो अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। LLJP का फुल फॉर्म, आ जाओ, एक बर्तन है, इमेजिन करते हैं इसमें जिंक सल्फेट भरा है, पूरी क्लास का कॉमन सेंस चाहिए। इसमें भरा है जिंक सल्फेट, मान लो कितने जिंक सल्फेट है? 100 मान लो, कितने हैं? मान लिया। और एक दूसरा बर्तन है, इसमें भरा है कॉपर सल्फेट और मान लो ये भी 100 है, मान लो। चलो अब दोनों भी अलग अलग बर्तन है, एक है। मैं ऐसा सोचा यार काहे को सॉल्ट ब्रिज का खर्चा थोड़ा बचा ले। अरे हाँ यार, लोग बाग बैटरी खरीदने आते हैं तो एक इस हाथ में रहता है, एक इस हाथ में रहता है, ऐसे लेके जाते हैं। हमने कहा सॉल्ट ब्रिज का सिस्टम ही हटा दो। सॉल्ट ब्रिज का, तो अगर सॉल्ट ब्रिज का सिस्टम हटाना है, सॉल्ट ब्रिज का सिस्टम, तो थोड़ा समझना, फील करना प्लीज। इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं, जोड़ दूं। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, सॉल्ट ब्रिज ना होता तो जीवन में क्या होता? ठीक है, क्या सिखाना चाह रहा हूं? तो कुछ कह रहे हैं सर ना होता तो बल्ब ना जलता, पर हमारा जिद है बिना सॉल्ट ब्रिज के बल्ब जलाए तो कैसे जलाएं, नहीं समझ पाए? अब वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमने पहले तो बर्तन सेपरेट था तो बल्ब जलने वाला नहीं भूल जाओ, अब हमने दोनों को कंबाइन किया। करो, मान लो ये कार्डबोर्ड है, मान लो कार्डबोर्ड, समझते हैं? समझते हैं क्या? और जैसे ही आपने दोनों को क्लब किया वैसे ही अपने हाथ से इस कार्डबोर्ड को हटा दिया, हटा दो, हटा दिया क्या? जैसे आपने ये वाला कार्डबोर्ड हटाया तो बताओ इधर का जिंक सल्फेट ऐसा खड़ा रहेगा स्टैच्यू बन के है? उधर का कॉपर सल्फेट, क्या दोनों पहली बार आपस में मीट करेंगे? जब दोनों पहली बार आपस में मीट करेंगे तो क्या यहाँ पे दोनों लिक्विड का जंक्शन बनेगा? लिक्विड लिक्विड जंक्शन, क्या बोला मैंने? अब यहां तक रुक जाओ। अच्छा इधर कौन है और इधर कौन है? अच्छा इधर का सल्फेट नीला, इधर का सल्फेट पीला। हाँ कुछ कह रहे, हाँ सर। अरे सल्फेट दोनों का सेम हुआ है, यानी सल्फेट में कहीं कोई अंतर, जो अंतर क्रिएट कर रहा वो कौन कर रहा है? जिंक और कॉपर। यहां तक क्लियर? एनायन यहां पे भी सेम है, यहां पे भी, उससे कोई अंतर आने वाला, लेकिन यहां पे जिंक 2+ है और यहां पे दोनों आयन सेम है कि अलग अलग? दोनों का साइज सेम होगा, अलग अलग। दोनों की मोबिलिटी सेम होगी, अलग अलग। कोई भागेगा तेज तो कोई, किसको तेज भगा दे? आप जिसको बोलो। चलो छोड़ो, आप रहने दो। मान लेते हैं जिंक 2+ और कॉपर 2+ में जिंक 2+ की मोबिलिटी ज्यादा है, मान लेते हैं, मान लिया। आ जाओ जरा, दोनों बर्तन को जोड़ो बेटा, सब लोग जोड़ेंगे, ठीक है? कार्डबोर्ड हटाओ, जंक्शन बना, जंक्शन में इधर की आर्मी उधर, उधर की आर्मी इधर। अच्छा सल्फेट के आने जाने से फर्क पड़ने वाला, लेकिन ज्यादा तेजी से कौन जाएगा? क्योंकि उसकी मोबिलिटी, तो जितना जिंक उधर जाएगा उतना कॉपर इधर आ नहीं, क्योंकि उसकी मोबिलिटी। मान लो, मान लिया, इधर से 20 जिंक चले गए, कितने चले गए? पहले कितने थे? वाओ, कितने गए? कितने बचे? परफेक्ट। अब इसको याद रखना है ना, भूल मत जाना अभी। लेकिन जब जिंक जा रहे थे तो क्या कॉपर वहां रुके थे? पहले तुम आ जाओ फिर हम जाएंगे, वो भी तो साथ में गए होंगे। मान लो 10 कॉपर आए, कॉपर की संख्या कम क्यों मानी? क्योंकि उसकी मोबिलिटी, किसकी मोबिलिटी क्यों कम है?
क्या चल रहा है, समझ पा रहे हो मैं क्या पढ़ाता हूँ बेटा? है? बस बस बस। अरे बच्चों सुनो सुनो, इधर है प्लीज। कहाँ चले गए थे? घर कहाँ घूम के आए? घर कहाँ गए? अब यहीं आ जाओ, है ना? बढ़िया, आप लोग का नहीं, बैठे बैठे घूम फिर के आ जाते हैं। अभी घर जाके सो जाते, सर बहुत थक गए। क्यों इतना घूमे पता नहीं? ऐसे ही करते हैं क्या आप लोग? हैं, आ जाओ जरा, पढ़ेंगे, है ना? यहाँ जिंक 2 प्लस है, कॉपर। मान लो 20 जिंक है, मान लो। जब 20 जिंक गए तो क्या 10 कॉपर भी आए होंगे? कमिट द कंसेप्ट। 100 जिंक थे, 20 जिंक गए, 10 कॉपर आए। जिंक पे भी वही चार्ज है, कॉपर पे भी वही चार्ज। मैं टोटल पॉजिटिव चार्ज को काउंट कर रहा हूं। किसको? 100 जिंक थे, 20 चले गए, 10 कॉपर आए, कुल 90 टोटल पॉजिटिव चार्ज। +2 है कि नहीं है? 90 +2 वाले आयन है। व्हाट इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज हियर? 180। हाँ या ना? सही कह रहा हूं? अब इधर की बात करते हैं। कितने कॉपर सल्फेट माने थे? 100। तो कितने कॉपर है? 100 मान लो। कितने जिंक आए? तो 120। पॉजिटिव आयन की बात कर रहा हूं। 10 चले गए, 110। व्हाट इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज हियर? 200। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? मान लो यही आता है, मान लो। अब सुनो, अगर अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता और बिना सॉल्ट ब्रिज के आपने जोड़ा होता, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता और बिना सॉल्ट ब्रिज के आपने, अब आप कह दो हम तो नहीं जोड़ेंगे, हाँ तो फिर ये भी नहीं आता। अगर ये होता तो ये होता, समझ पाएगा? अगर बिना सॉल्ट ब्रिज के आपने दोनों सॉल्यूशन को जोड़ा होता तो दोनों के जंक्शन में, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन आयनिक मोबिलिटी, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन, नहीं सुन रहे हो आप लोग यार? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन आयनिक, इधर का चार्ज अलग होता, यानी दोनों सरफेस पे एक नया पोटेंशियल होता, नया पोटेंशियल डिफरेंस होता। और ऐसे न जाने कितने और जंक्शन बने होते। ये तो पहली बार जब दोनों लिक्विड मीट हुए तब हुआ ना यार। अंदर ही अंदर ही ऐसे न जाने कितने जंक्शन बने होते और ऐसे न जाने कितने पोटेंशियल डिफरेंस आए होते। छोटे छोटे न जाने कितने करंट अंदर ही अंदर फ्लो हो रहे होते। ये आपकी बैटरी के लिए सही होता कि गलत होता? दिस कैन डिस्ट्रॉय योर होल सेल, दिस कैन डिस्ट्रॉय द होल करंट सेटअप। बोलो हाँ या ना? इसीलिए सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है ताकि दो लिक्विड का जंक्शन नहीं आने पाए, क्योंकि अलग अलग आयन की मोबिलिटी से पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। लेकिन जब सेम सॉल्यूशन है तो सेम आयन है तो कहां से जंक्शन आएगा? इज दिस क्लियर? तो अगर कोई मुझसे कहे एलएलजेपी क्या है, सीधे साधे शब्दों में बता दोगे? बस इतना जानना, when the first time both liquids are connected, the potential difference generated in between the two liquid surface, that is called LLJP। नहीं समझे? दो जंक्शन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वही एलएलजेपी क्या है, लाता है। ये फायदे का सौदा नहीं, नुकसान का सौदा है। इज दिस क्लियर? कॉपी में लिखिएगा, इट प्रिवेंट्स एलएलजेपी। एक लाइन लिख लो, एलएलजेपी बस एक लाइन लिख लो, डायग्राम वगैरह मत बनाना। बोलू, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी यार, परफेक्ट तो मोबिलिटी सेम नहीं हो सकती है। जैसे आपके सामने मैंने KNO3 लिखा था ना, वहां भी 100% सेम तो हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो हाइड्रेशन फैक्टर होते हैं बहुत सारे। तो बेटर हमने इस, अब वही वाली बात है कि सर आप तो सर कह रहे थे कि एलएलजेपी नहीं आता, अरे आज तो हम ऐसी बैटरी बनाते हैं जो बिना सॉल्ट ब्रिज के बन जाता है। मतलब ये सब कहानी पुरानी हुई ना। आप जो सोच रहे हो वो उस दायरे में सोचो, यही बनाना है। हम तो ये तो बनाते ही नहीं है, जाओ। अब तो हम बिना सॉल्ट ब्रिज के बैटरी बनाएंगे। समझ पा रहे हो? फिलहाल लिखना, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस generated, this is the potential difference generated between 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 two surface of two different solution, between two surface of two different solution, that is, इसी को क्या बोलते हैं? that is at the junction, that is at the junction of two liquid, that is the junction of two liquid।
लिक्विड का जो जंक्शन है वहां पे दो अलग अलग सरफेस हुए ना, उनके बीच में जो आया, अब आप कहो तो सरफेस में कैसे आ रहा है, अरे कहीं ना कहीं दो लिक्विड के अंतर तो आएगा, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आया उसी का नाम रखा गया लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये नहीं आए इसीलिए हम क्या लगाते हैं, सॉल्वेंट। चलेगा। मूवी देख रहे थे, उसमें एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला, देखते हैं आप कितने सवाल का जवाब दे सकते हैं। जिंक ऑक्सीडेशन अपने आप हो रहा था, बोलो बेटा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं पहले ही बताया, फर्स्ट पॉइंट देखो। एलएलजेपी दो डिफरेंट सॉल्यूशन में आता है, सेम सॉल्यूशन में, पहला पॉइंट वही लिखवाया, पढ़ा करिए, ठीक। आओ जरा, जिंक, हाँ बोलो। तो वो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कारण जला था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस फिर से आया तो हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन फिर से चाहिए था, इसलिए सॉल्ट ब्रिज लगाया गया। क्यों? क्लास की बात तो सब रहा था, ठीक है, इसको भी सेव रखा। आ जाओ सब लोग, पहला सवाल, जिंक ऑक्सीडेशन क्लियर है, कॉपर का रिडक्शन क्लियर है, बोलो ना यार। बल्ब पहली बार क्यों जला, क्लियर है, जल के, ये सब सवाल है। हेलो, जल के क्यों बुझा, क्लियर है। दोबारा बल्ब जलना शुरू हुआ था क्यों, बिकॉज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, वो आया, उसने आयन को हटाया, फिर से ऑक्सीडेशन रिडक्शन शुरू हो गया, फिर से बल्ब जलने लगा, जलते जलते अपनी मैक्सिमम चमक पे चमक रहा था, धीरे धीरे वो फिर से बुझ गया। अब बताओ फिर से क्यों बुझ गया, अब बताओ फिर से क्यों बुझ गया। आ जाओ समझते हैं। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, एक बात बताओ, इतना तो कॉमन सेंस है, ये जिंक है क्या, जिंक से जिंक 2+ बन रहा था, बोलो हाँ या ना। एक पेपर है किसी के पास छोटा सा, बस बस चलेगा चलेगा, ये जिंक है, मान लो, मान लो, मान लिया क्या, इसमें से ये छोटे छोटे, इसमें से ये छोटे छोटे जिंक 2+ बाहर निकल रहे हैं, क्या बाहर निकल रहे हैं, ऐसे खूब सारे निकले, खूब सारे, तो बताओ एक समय के बाद ये जिंक गायब होगा नहीं होगा, अरे बोलो ना। जब जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा था, धीरे धीरे जिंक 2+ बन रहा था, और जिंक 2+ के बनने से वो जो जिंक की रॉड है वो समय के साथ थिन होती जा रही थी, तो एक समय ऐसा भी तो आएगा जब जब जिंक की रॉड, बस हो गया, बल्ब जलना बंद हो जाएगा। एक लाइन बोलता हूं, समझ में आया तो हाँ कहना, कह दूं क्या, ये जो डैनियल सेल है इसकी अपनी एक लाइफ है, ये जो गैल्वेनिक सेल है इसकी अपनी एक लाइफ है, बोलो ना यार, ये सतत चलने वाला, और अगर आप इसकी लाइफ को बढ़ाना चाहते हो तो बोलो क्या करना होगा, क्या जिंक रॉड मस्ट बी थिक एंड लार्ज। एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है जो आपको समझना होगा, अगर इसकी लाइफ बढ़ाना है तो क्या करना होगा, कॉपी में लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, लाइफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, किसी भी गैल्वेनिक सेल की लाइफ को कैसे कंट्रोल करें, लाइफ ऑफ गैल्वेनिक सेल। एक बात बताओ, अगर हम चाहते हैं बल्ब हमेशा जलता रहे, हम चाहेंगे ऑक्सीडेशन हमेशा, रिडक्शन हमेशा, ऑक्सीडेशन हमेशा होता रहे के लिए जरूरी है जिंक होना, और रिडक्शन हमेशा होता रहे के लिए सॉल्यूशन में कॉपर आयन होना। नहीं समझ पाए, यानी अगर लाइफ को बढ़ाना है तो यहां पे जिंक रॉड मस्ट बी थिक एंड लार्ज, और यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मस्ट बी कंसंट्रेशन मस्ट बी, चलो छोड़ो, यहां पे कॉपर सल्फेट की मात्रा लिखो, लाइफ ऑफ, देखो फर्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन बोला तो कठिन हो गया, मात्रा बोला तो आ गया यार, केमिस्ट्री में मात्रा कंसंट्रेशन ही भाई साहब, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। देखो फर्स्ट पॉइंट, एनोड, एनोड, अभी फिलहाल एनोड कौन है, जिंक, ब्रैकेट लिखना जिंक, एनोड जिंक मस्ट बी थिक एंड लार्ज। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक सॉल्यूशन मस्ट बी वेरी हाई, कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, तो दोनों बातों का साथ में होना जरूरी है, और अगर ऐसा है तो हम कहेंगे उसकी लाइफ ज्यादा से ज्यादा है, चलेगा। अब सवाल ये था प्यारे बच्चों, ये चित्र आपको दिख रहा है क्या, इसे हम पेपर में कैसे लिखें, हाउ टू प्रेजेंट अ गैल्वेनिक सेल इन पेपर। हम सब पहुंचे आईयूपीएससी के पास, किसके पास, हमने कहा सर ये जो चित्र नजर आ रहा है इसे शब्दों में कैसे लिखें, क्या बोला हमने,
चित्र नजर आ रहा है उसे शब्दों में। तो आयुपीएससी ने कहा जैसा दिखता है लिख डालो। क्या बोला आयुपीएससी ने? तो हमने कहा सर हमें तो लेफ्ट हैंड साइड दिखता है और हमें तो राइट हैंड साइड दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है। अरे हाँ या ना? क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? मैं अब ये सिखाने वाला हूं किसी भी सेल को पेपर में रिप्रेजेंट, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी सेल को पेपर में प्रेजेंट कैसे करें। तो इसे हम एक छोटे से टॉपिक में पढ़ रहे हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। आप ये भी मान लो अब मैं ये सिखाने वाला हूं किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको सेल रिप्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए। हमारे सामने ये जिंक है, जिंक कहां डूबा है? जिंक सल्फेट में। अब मैं ऐसे डायग्राम बनाऊंगा, चलेगा ना? चलेगा। और ये कॉपर है, कहां डूबा है? दोनों को जोड़ा है और दोनों को जोड़ने वाला बीच में ब्रिज है, बोलो हाँ या ना? अगर ध्यान से आप देखो मेरे ख्याल से वायर तो एक सेपरेट चीज है, वायर को सेपरेट करो। वायर को छोड़ के अगर आप देखो, वायर को छोड़ के अगर आप देखो तो आपको इस पूरे डायग्राम में क्या नजर आ रहा है? एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है, और दोनों को जोड़ने वाला बीच में ब्रिज, और ब्रिज को उन्होंने कहा पेपर में ऐसे लिखो। हेलो, हम लिख के ले गए आईयूपीएससी के पास। किसके पास? हमने कहा सर लिख डाला। बोले से थोड़ा और क्लियर करो। क्या बोले उन्होंने? हमने कहा क्लियर कैसे करें? बोले ऐसा लिखो कि आपके शब्दों से पूरा चित्र आ जाए। हमने कहा मतलब? बोले लेफ्ट हैंड साइड में कौन है ये भी तो बताओ, राइट हैंड साइड में कौन है? अरे ठीक है। तो हमने कहा साहब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये हुआ ना, और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? जिंक डूबा है, जिंक। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्शन में कौन है? सॉल्यूशन की जिंक? पक्का? यानी सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड कौन है? सॉल्यूशन। सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड कौन है? तो सॉल्ट ब्रिज के बगल में क्या लिखना सही रहेगा? चलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा सॉल्यूशन है? ZnSO4। राइट हैंड साइड में कौन सा सॉल्यूशन है? CSO4। बस इतना है, कुछ और भी है? सर यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे, सरफेस केमिस्ट्री में ऐसा बताया जाता है, सरफेस केमिस्ट्री में ऐसा, जब भी दो अलग अलग सरफेस को पेपर में लिखना हो, जब भी दो अलग अलग पेपर में लिखना हो, या तो कॉमा का प्रयोग करें या तो वर्टिकल लाइन का। या तो कौन सिखाता है? सरफेस। मुझे लिखना है मार्कर पंखा। क्या लिखना है? चलो छोड़ो, मार्कर बॉटल। तो मैं कॉपी में कैसे लिखूंगा? मार्कर कॉमा बॉटल। नहीं समझे? कॉमा क्यों लगाया समझे? क्योंकि मुझे बताना था दोनों का सरफेस अलग। हेलो, एक बात बताओ, आज ये जो जिंक है वो सॉलिड है कि नहीं है? और यहाँ नीचे सॉल्यूशन है कि नहीं है? तो सॉल्यूशन और सॉलिड का सरफेस अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों के सरफेस को अलग अलग बताना है, तो या तो किसका प्रयोग करूं? या तो अभी इससे मैच कराने के लिए मैंने वर्टिकल लाइन लिख दिया, थोड़ा सिमेट्रिकल नजर आए, बोलो चलेगा नहीं चलेगा? अरे बोलो ना यार। ये लिख के हम ले गए आईयूपीएससी के पास। किसके पास? हमने कहा सर हमने लिख डाला। तो बोले इसे थोड़ा और क्लियर करो। क्या बोले? इसे थोड़ा। हमने कहा अब क्या करें? बोले ऐसा लिखो कि दुनिया को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए एक ही तरीके में। मैंने कहा कैसे? बोले एक बात बताओ, ये जो जिंक है सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? तो बोले वो भी लिखो, कुछ बच्चों को नहीं पता होता, वो समझ जाएंगे। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। अब ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? ये एक्वस है। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन है ना? और इसमें भी क्या लिख दूं? और इसमें क्या लिख दूं? हम लिख के ले गए आईयूपीएससी के पास। मैंने कहा सर लिख डाला। उन्होंने क्या बोला? थोड़ा इसे और क्लियर करो। अब क्या करें? बोले ये बताओ, ये जो सॉल्यूशन का अपना कंसंट्रेशन होगा नहीं होगा? हमने कहा होगा। तो बोले वो भी लिखो, कुछ बच्चों को वो भी पता चल जाए। हेलो, अब हम लिख के ले गए आईयूपीएससी के पास। किसके पास? समझ पा रहे हैं क्या? कहाँ गए आप कहाँ गए? पीछे वाला आओ। अब हमने कहा सर लो हमने लिख डाला, जल्दी से तुरंत बैक आया करिए, है ना? लो हमने लिख डाला। हेलो, तो आईयूपीएससी ने इस बार पता क्या बोला? इतना इतना ज्यादा लिखेंगे तो बच्चा पढ़ेंगे ही नहीं, इसे थोड़ा कंसाइज करिए। क्या करिए? हमने कहा कैसे करें? बोले जो काम का है बस वो लिखिए, फालतू मत लिखिए। हमने कहा कैसे? बोले ऐसे, देखो देखो। बोले जिंक वर्टिकल लाइन। रुको, आज काम का जिंक सल्फेट है कि जिंक का आयन है? जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में, मतलब हमें जिंक सल्फेट से नहीं, मतलब हमें जिंक के सॉल्यूशन से है, मतलब हमें जिंक के आयन से है। अरे हाँ या ना? तो उन्होंने कहा अब आप ऐसा लिखो, यहां लिखो जिंक और यहां लिख दो जिंक 2+। चलेगा? सल्फेट है नाइट्रेट है, क्या फर्क पड़ता है? हेलो, मतलब किससे है? आयन से। फिर हमने लगाया सॉल्ट ब्रिज और यहां लिखा आपके सामने कॉपर 2+ और यहां लिखा कॉपर। चलेगा?
इसे लिख दो सॉलिड, इसे लिख दो एक्वस, इसे लिख दो एक्वस, इसे लिख दो सॉलिड, चलेगा। यहां लिख दो कंसंट्रेशन C1, यहां लिख दो कंसंट्रेशन। एक बार ध्यान से इसको देखो, इसको देखो, इसको देख के सोचो उसकी पूरी फोटो बनी कि नहीं बनी, एक एक चीज इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली, कौन इलेक्ट्रोड है, कौन है सॉल्यूशन है, कौन है क्या है, कौन सा मीडियम है, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। उन्होंने कहा बस यही था, उस चित्र को हमने शब्दों में उकेर डाला। लिख लीजिए सेल, जल्दी लिखो जल्दी, सेल रिप्रेजेंटेशन। ये जो आपके सामने लिखा है, हर न्यूमेरिकल में हमें समझ में आना चाहिए सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। इस सेल रिप्रेजेंटेशन में एक कन्वेंशन माना जाएगा, जो भी लेफ्ट हैंड साइड है वो आज से हमेशा एनोड होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा, और राइट हैंड साइड हमेशा कैथोड होगा। यूपीएससी ने एज अ कन्वेंशन बना दिया, बोले किसी भी सेल रिप्रेजेंटेशन में जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो हमेशा एनोड होगा, और जो भी राइट हैंड साइड में होगा वो हमेशा कैथोड होगा। कभी भी इससे डिफरेंट लिख ही नहीं सकते। कुछ बच्चों को यह आसानी से याद हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को याद नहीं हो पाता। जिन बच्चों को नहीं याद होता उनके लिए, हालांकि आपको याद होता है, लोन, L फॉर लेफ्ट हैंड साइड, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड एंड N फॉर नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसी पर ऑक्सीडेशन होता है, या उसी का ऑक्सीडेशन होता है, वही एनोड होता है और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। बताऊंगा, अभी आपके सामने जिसकी फोटो बनी सब उसी के लिए चल रहा है, चीजें अभी बदलेंगी, ठीक है। लिख लिया होगा सबने। इसे प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। हेलो, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, पूछ लो क्या, पूछ लो क्या, ऐसे प्रैक्टिस के लिए। ईसीएस में ऊपर कौन है, जिंक की कॉपर, तो एनोड कौन होना चाहिए, बढ़िया, कैथोड कौन होना चाहिए, बढ़िया। लेकिन इमेजिन करो एक सवाल आया, कॉपी मत लिखना, नेक्स्ट स्लाइड चला जाऊं, कॉपी मत लिखिएगा प्लीज। इमेजिन करो एक सवाल आया और सवाल कुछ ऐसा था, कॉपर वर्टिकल लाइन कॉपर 2 प्लस वर्टिकल लाइन जिंक 2 प्लस जिंक, चलेगा। अच्छा सुनो, कभी कभी कुछ सवाल बनाने वाले आलस कर देते हैं, बीच में एक ही लाइन खींचते हैं, तो भी समझ जाना हाँ ठीक है। ऐसा कोई रिटन रूल नहीं है कि दो ही लाइन खींचना वरना गलत माना जाएगा। हेलो, ये लिखने पे भी डिपेंड करता है कई बार कौन कैसा लिख रहा है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, उसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ पा रहे। तो आपके सामने एक सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा, मुझे बताओ इस सेल रिप्रेजेंटेशन में कौन है एनोड, बोलो ना, कौन है कैथोड। अभी तो आप कह रहे थे जिंक को एनोड होना चाहिए था। अब सुनो, जब कोई आपसे पूछे बिना सेल रिप्रेजेंटेशन दिए, न्यूमेरिकल्स का तरीका बता रहा हूं, आपको दे दिया गया जिंक और कॉपर में कौन होगा एनोड, जिंक, कौन होगा कैथोड। लेकिन अगर सेल रिप्रेजेंटेशन देके पूछे, क्या देके पूछे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही एनोड माना, भले वो होने के काबिल है चाहे नहीं है। जब सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दे तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को ही एनोड मानना है, राइट हैंड साइड वाले को ही कैथोड मानना है, भले उससे सेल बने चाहे ना बने। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो ना। जब हम करेंगे सवाल, क्या करेंगे, तो सवालों में हमेशा आपको दिया होगा सेल रिप्रेजेंटेशन, क्या दिया होगा, क्या उसको देख के आप तुरंत एनोड कैथोड समझ जाओगे। और हर सेल रिप्रेजेंटेशन से हमें लिखना आना चाहिए सेल रिएक्शन, क्या लिखना आना चाहिए, तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट सेल रिएक्शन, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट सेल रिएक्शन। ये क्या होता है समझाता हूं। इस पूरे सेल में जो रिएक्शन हो रही है उसे हम कैसे लिखते हैं, छोटा सा ध्यान पूरी क्लास का चाहिए, आ जाओ। मैंने आपके सामने लिखा सेल रिप्रेजेंटेशन, जिंक वर्टिकल लाइन जिंक 2 प्लस, हाँ या ना, डबल वर्टिकल लाइन, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए Cu2 प्लस, चलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, जिंक, एनोड कैथोड बोलना है, एनोड। राइट हैंड साइड पे कभी एक्सेप्शन है कि हमेशा यही होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा। तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे होगा मुझे बताओ, जो एनोड होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन होगा। जब भी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन मिले, जब भी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन लिखना हो, तो उस सेल रिप्रेजेंटेशन में ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को सेपरेट कर लो, रिडक्शन वाली रिएक्शन को सेपरेट कर लो, एनोडिक हाफ सेल को सेपरेट कर लो, कैथोडिक हाफ सेल को सेपरेट कर लो, और फिर उसे बताए गए तरीके से बैलेंस कर लो।
क्या हर बच्चे को रिएक्शन बैलेंस करना आता है? आज अभी फिलहाल बहुत आसान है सिस्टम। जिंक से बना दो जिंक 2+, बोलो हाँ या ना। मैंने ऑक्सीडेशन को सेपरेट किया, मैंने रिडक्शन को सेपरेट किया, कॉपर +2 से क्या बना दूं? कॉपर। बच्चों थक गए क्या यार? 5 मिनट और, ऐसे थक कैसे जा सकते हैं आप? हैं अभी तो साल भर चलना है। इधर देखो जरा, जिंक से क्या बना? जिंक 2+, कॉपर +2 से। अब दोनों को बैलेंस करो। क्या करो? क्या बैलेंस करना आता है? अभी फिलहाल बैलेंस है हाँ या ना? लेकिन चार्ज बैलेंस, ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रॉन उधर की इधर, बोला था ना, ऑक्सीडेशन उधर, हाँ या ना? रिडक्शन इधर। अब जरा सुनिएगा, आपको मैंने बोला था जब ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ को आप ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होना। क्या आज इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहा है? हो रहा है। और आप सबके सामने एक रिएक्शन आ चुकी है, जिंक प्लस कॉपर +2 से क्या बना? Zn+2 कॉपर। चलेगा? एक सवाल पूरी क्लास से पूछूंगा, क्या सबको सेल रिएक्शन लिखना आएगा? मैं कठिन से कठिन सेल रिप्रेजेंटेशन दे दूं, आप उसमें एनोड कैथोड को सेपरेट करके बैलेंस करके जोड़ लोगे। मैंने बातों बातों में आपको पॉइंट नंबर 3 एंड फैक्टर ऑफ द रिएक्शन भी सिखा दिया है। क्या ये रेडॉक्स में ऑलरेडी हो रखा है? व्हाट इज द एंड फैक्टर ऑफ दिस रिएक्शन? हाँ या ना? और मैंने ये भी कहा था, अगर कोई बैलेंस रिएक्शन गिवन है, अगर कोई या तो ऑक्सीडेशन हाफ या तो से निकाल लो एंड फैक्टर, वही रिएक्शन का एंड फैक्टर माना। अभी बताता हूं, पहले से लिखिएगा। तो सेल रिएक्शन एंड एंड फैक्टर ऑफ द रिएक्शन, किसी भी सवाल को करने के लिए सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन एंड फैक्टर ऑफ द रिएक्शन, ये हमें बार बार करना पड़ेगा। इसकी बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, लेकिन आप उन सबको भूल जाना प्लीज। कुछ बताने वाला हूं अभी कुछ देर में, उसके लिए। ठीक है? जैसे बता रहा हूं, हर सवाल में हमें रिएक्शन लिखना आना चाहिए, एंड फैक्टर निकालना आना चाहिए। एक छोटा सवाल आपको चेक कर ले, फिर क्लास यहीं पे खत्म करेंगे आज, है ना? एक सवाल दे दूं आपको, लिखो जरा। बच्चों, मेहनत नहीं कर रहे हो ना आप लोग? आज करोगे? हाँ? अच्छा अच्छा। लिखो जरा, एक सवाल लिखो। फॉर द गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन, फॉर द गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन, और आपके सामने सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा है, क्रोमियम, क्रोमियम 3+, Fe2+, Fe, लिख लो। फॉर द गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन, एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। एक सवाल आपसे पूछ दो, एनोड कौन है, कैथोड कौन है? एक मिनट, एनोड क्रोमियम है कि क्रोमियम +3? आधो का मन कर रहा है क्रोमियम +3 बोलने का। अपने आप से पूछो ना यार, इसमें एनोड कौन है? जिंक है कि जिंक का आयन है? तो वही लॉजिक वहां भी लगाओ ना। क्रोमियम है कि क्रोमियम +3 है? चलेगा? क्रोमियम +3 है, मत लगाओ लॉजिक बेटा। हाँ, यहाँ पे कैथोड कौन है? आप तो रट लो, ठीक है? कौन है कैथोड? चलेगा? लिखना जरा, राइट सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट एंड फैक्टर ऑफ द रिएक्शन। आपको सेल रिएक्शन बताना है और एंड फैक्टर ऑफ द रिएक्शन बताना है। आपको सेल रिएक्शन बताना है और आपको एंड फैक्टर ऑफ द रिएक्शन बताना है। लास्ट में आपकी स्पीड बहुत तेज जाती नहीं, और कोई बोल दे बेटा अब ये नहीं बताया ना, इस सवाल और करेंगे अभी। सब लोग कर लोगे क्या? बढ़िया। एक बार प्लीज आराम से एनोडिक हाफ सेल की रिएक्शन लिख लीजिए और कैथोडिक हाफ सेल की रिएक्शन लिख लीजिए। एनोडिक हाफ सेल यानी ऑक्सीडेशन हाफ, क्रोमियम से क्या बना? क्रोमियम 3+, और रिडक्शन हाफ यानी Fe2+ से Fe, और इन दोनों को बैलेंस कर लीजिए। कर लोगे क्या? कर लिया होगा बच्चे? क्रोमियम से क्रोमियम 3+ यहाँ कितना आया? आया ना? और यहाँ पे क्या लिखा आपने? और दोनों का एलिटिस जोड़ दिया क्या? इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट होना। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। बढ़िया, शानदार। लिख लोगे क्या? मुझे बता दो इस रिएक्शन का फैक्टर कितना हुआ? मैंने तो ऐसे ही बता दिया था, 3 2 जा 6। मैंने तो ऐसे ही बता दिया था, 3 2 जा 6।
अब एक बच्चा रट लेता, ये बढ़िया तरीका है यार। फिर उस बच्चे के सामने ये वाला सवाल आता, वो कहता है टू टू जा फोर। समझे? नहीं समझे? समझ पाए? समझा देता हूं। अगर मेटल है, बेटा पढ़ ले, ऐसा क्या, क्या घर में कोई इतनी जल्दी क्या है? अभी तो घर से निकाले गए थे, क्या करोगे जाके? सुनिएगा प्लीज, एक मिनट और, एक मिनट और, मुझे पता है बेल हो चुकी है, उससे ज्यादा आपका मतलब ट्रिगर हो जाता है, बस सर बस है? एक बस पे ट्रिगर एकदम, है ना? मतलब ऐसे लिखते रहते, बस, है ना? आइए जरा, अगर कभी मेटल है, कौन है मेटल, और अलग अलग चार्ज है, क्रॉस, अगर कभी मेटल है, लेकिन हमेशा मेटल मिले कोई जरूरी नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, लेकिन ऐसा अगर किसी को पता है तो याद रखना किस केस में वैलिड है। अगर मेटल है और अलग अलग चार्ज है तो सीधे मल्टीप्लाई करके भी इनफैक्टर निकाल सकते हैं। हेलो? लेकिन अगर सेम चार्ज है तो जो भी चार्ज है वही उसका इनफैक्टर होगा, बशर्ते वो मेटल हो, बशर्ते वो, आगे बताऊंगा, फिलहाल हर बच्चे ने लिख लिया होगा हाँ या ना? इस रिएक्शन को जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसी के बाद नेक्स्ट क्लास चलेगी, आपका होमवर्क होगा नेक्स्ट क्लास का नंबर 1, होमवर्क लिख लो बेटा, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। आदो को तेरी कोई होमवर्क होता है हाँ। और यही दिक्कत है आपके साथ, जो बहुत जरूरी है वही आपको बहुत रोज रिपीटेड लगता है, तो लगता है यार वो तो ऐसे ही है। ये सबसे जरूरी है बच्चे, प्लीज ये आपकी आदत में होना चाहिए। रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। ईसीएस खत्म कर लिया। सवाल नंबर 43 कितने बच्चों से बना? 43 बन गया। आदो को पता नहीं कोई सवाल था क्या? होमवर्क किया नहीं तो कैसे पता चले? दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। खुश हो बच्चे।